हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब जो है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत रसायन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, इलेक्ट्रो और इसके अलावा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो शब्द यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, यानी कि याद रखिएगा ये शब्द यहाँ पर यूज हुआ है वैद्युत ऊर्जा के लिए। और इसके अलावा दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है केमिस्ट्री, ये यूज हुआ है यहाँ पर केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी कि विद्युत रसायन में हम लोग यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा, इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों के जो है यहाँ पर पारस्परिक रूपांतरण का मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होगा, इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है विद्युत ऊर्जा में होगा। इसके अलावा इनके मध्य यहाँ पर संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि विद्युत रसायन यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक रूपांतरण, इसके अलावा इनके मध्य संबंधों का जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये जो है विज्ञान की शाखा जो है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। याद रखिएगा, आप अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और इसके अलावा यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का जो है पारस्परिक रूपांतरण का मतलब है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, तो इसे बोला जाता है रूपांतरण। और इसके अलावा इन दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन भी इसी शाखा में किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पर लिखा गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इन दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ बेसिक पॉइंट जो है समझ लीजिए, आपको ये पिछली कक्षाओं में पढ़ाए भी गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर विद्युत चालक यानी कि चालक क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि वे पदार्थ जिनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे जो है विद्युत के चालक कहलाते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप बता सकते हैं इसमें विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है, जैसे आप बता सकते हैं धातुएं, यानी कि धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर धातुएं। इसके अलावा बता सकते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विलयन, इनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है आदि। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, कुचालक क्या होते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, सेम इसके विपरीत, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे जो है यहाँ पर कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर शुद्ध जल में है जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जल जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध जल आप बता सकते हैं। इसके अलावा कांच, रबर, इनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं बर्फ आदि, तो इन सभी में जो है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और ये जो है यहाँ पर विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि जो विद्युत चालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत चालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आप बता सकते हैं धात्विक चालक, और इसके अलावा दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत
अपघटनी चालक, अपघटनी चालक। तो जो चालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक कौन से होते हैं? ये सभी वे धातुएं होती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वे सभी धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। वे सभी जो है धात्विक चालक होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग विद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो आप बता सकते हैं जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें जो है विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघटनी चालक बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले धात्विक चालक। तो आप बता सकते हैं कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए धातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक या फिर आप बोल सकते हैं चालक होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखेगा यहाँ पर कि धातुएं जो है ये विद्युत की सुचालक या फिर चालक होती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर बताना चाहें तो यहाँ पर कौन कौन सी धातुएं बता सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कॉपर यानी कि Cu, इसके अलावा आप बता सकते हैं सिल्वर यानी कि Ag, इसके अलावा गोल्ड यानी कि Au, आयरन यानी कि Fe, एल्यूमिनियम। ये सभी जो धातुएं होती हैं ये यहाँ पर जो है धात्विक चालक हैं, यानी कि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट भी जो है विद्युत की चालक होती है। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट भी जो है विद्युत की चालक है। आप लिख सकते हैं इसलिए ग्रेफाइट विद्युत की चालक है, विद्युत चालक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बताया गया है कि धातुओं में जो है आवेश को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। पहले ही बताया गया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो धात्विक चालक होते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये भी अगर आप यहाँ पर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर नोट में कि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसलिए धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है, को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं।
तो ये दो मुख्य पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है ये विद्युत चालक है। इसके अलावा आपको बताया गया कि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, यानी कि विद्युत अपघटनी चालक। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, याद रखिएगा, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। याद रखिएगा, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें जो है विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए NaCl, ये जो है जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, यानी कि Na+, और इसके अलावा Cl- में जो है ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो है एक विद्युत अपघटनी चालक है। NaCl जो है ये जल में घुलकर Na+ और Cl- में टूट जाता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है एक विद्युत अपघटनी चालक है, क्योंकि यही आपको बताया गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि इनके मुक्त आयन, याद रखिएगा, इनके मुक्त आयन जैसे कि Na+ और Cl- मुक्त आयन जो है वो आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया था धात्विक चालक, उसमें जो है आवेश को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आवेश को प्रवाहित करने के लिए मुक्त आयन कार्य करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनके मुक्त आयन जो है वो आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए विद्युत अपघट्यों के प्रकार, यानी कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है, ध्यान दीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया है 100% आयनित हो जाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर जो है पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे उन्हें बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। इसके अलावा तीसरा आप बता सकते हैं सभी प्रकार के लवण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सभी लवण। तो याद रखिएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको बताया गया प्रबल अम्ल, जैसे कि अगर आप यहाँ पर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं HCl, ये एक प्रबल अम्ल है। इसके अलावा H2SO4, ये भी एक प्रबल अम्ल है, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, ये सभी जो है प्रबल अम्ल होते हैं। इसके अलावा अगर प्रबल क्षार की बात करें तो आप बता सकते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ये प्रबल क्षार होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के लवण जैसे कि आप बता सकते हैं NaCl, इसके अलावा KCl, इसके अलावा CH3, COONA, ये सभी जो है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से यानी कि 100% यहाँ पर पूरा आयनित हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। और प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल, दूसरा प्रबल क्षार, इसके अलावा सभी प्रकार के लवण। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा यहाँ पर विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, यहाँ पर होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहला आपको बताया गया था प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। आप बता सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रबल वाले जो थे वो पूरा यानी कि 100% आयनित हो जाते हैं, लेकिन ये जो है बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप इसमें बता सकते हैं, पहला दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और इसके अलावा दूसरा यहां पर हो जाएगा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। यहाँ पर दुर्बल अम्ल में आप बताना चाहें तो जैसे कि बता सकते हैं CH3 COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा बता सकते हैं H2CO3, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग दुर्बल क्षार की बात करें तो आप बता सकते हैं NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल क्षार है। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं ये जल में घुलकर जो है पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, यानी कि ये बहुत कम आयनित होते हैं, इन्हें बोला जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और दूसरा दुर्बल क्षार। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके बेसिक पॉइंट थे। अब बाकी के जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।